अच्छा, अब जो मैं बात समझाऊंगा ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर वो एक स्टेप आपकी समझ में आ गया तो बाकी स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो वेयर वर वी, हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमें इन वेट्स को एडजस्ट करना है। तो वेट्स की कोई ना कोई वैल्यूज होंगी। हमने अगेन कहा कि हम थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, तो हमने कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल अभी कंसिडर नहीं की, और ना हमें करनी है, ना हम कर सकते हैं क्लास के एनवायरनमेंट में। ठीक है, फर्ज कर लीजिए कि भाई ये इक्वेशन जो है मैं मिटा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप वापस जाएं तो आपके आंसर को कौन इफेक्ट कर रहा है? A1, और A1 इसके साथ है थीटा 4 के बाद। तो सबसे पहले आपने कहा सर मुझे थीटा 4 को एडजस्ट करना पड़ेगा, उसकी नई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, ऐसा ही है? तो थीटा 4 के लिए आप क्या करेंगे? थीटा 4 न्यू इज इक्वल टू थीटा 4 ओल्ड माइनस सम लर्निंग रेट and the derivative of the loss function with respect to theta 4 old। जी सर, कितने लोगों की समझ में आई ये बात? थीटा 4 चूंकि सबसे पहले इफेक्ट कर रहा था, तो आपने थीटा 4 को क्या किया? उसका अपडेटेड वैल्यू ली ग्रेडियंट डिसेंट से। आपको ग्रेडियंट डिसेंट पता है, तो थीटा 4 ओल्ड माइनस सम लर्निंग रेट। व्हाट इज लर्निंग रेट? यू नो, डावा मतलब डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 4 ओल्ड। क्या ये फॉर्मूला याद आया सबको? क्या ये फॉर्मूला याद आया सबको? एंड आपको ये भी पूरा याद होगा, अभी मैं बताता हूँ आपको। ये फॉर्मूला याद आया सबको? हमने थीटा नॉट थीटा 1 के लिए किया था लीनियर रिग्रेशन में, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। तो ये लॉस फंक्शन जो भी हो उसके डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे आप? थीटा 4 की। आप मिनिमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और मिनिमाइजेशन जब कब मिलेगी? जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। इसका पूरा मैकेनिज्म भी याद होगा, ये वाला मैकेनिज्म आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? कि ये मिनिमाइजेशन की तरफ जाएगा, ये नेगेटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है, और ये तमाम चीज़ आपको याद होंगी। लर्निंग रेट आप स्मॉल लेते हैं ताकि आप मिनिमा ग्लोबल मिनिमा की तरफ जाएं, आप उसके दरमियान में बैक एंड फोर्थ ना करते हैं। तो ये बात याद है सब आपको? अब आपको ये बात भी याद होनी चाहिए जी, 1 से नहीं, 0.001 से लेके 0.00 समथिंग के दरमियान। छोटा नंबर लेते हैं, 1 तो बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं। अच्छा, अब आपने थीटा 4 को कर दिया, ठीक है, और आपको ये बात याद होनी चाहिए, आई बिलीव, कि आप साइमल्टेनियसली अपडेट करते हैं, एक साथ सबको करते हैं, एक के बाद एक नहीं करते रहते कि पहले एक को चेंज करके फिर दोबारा से लॉस फंक्शन निकाल दिया। आपने थीटा 4 को अपडेट कर दिया, अब यू नीड टू अपडेट थीटा नॉट, थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3। ऐसा ही है? अब आप क्या करेंगे? अब अगर आपको थीटा 3 को अपडेट करना है तो सिमिलरली यू कैन गो फॉर थीटा 3, थीटा 2, थीटा 1 एंड थीटा नॉट। ये बात भी याद आ गई? या आप वापस जा रहे हैं? ठीक है ना? तो चूंकि आप वापस जा रहे हैं, तो ये जो सारा काम आप कर रहे हैं ये कहलाएगा आपका बैक प्रोपोगेशन। बैक प्रोपोगेशन। आगे जा रहे थे तो क्या हो रहा था? आगे जा रहे थे तो क्या हो रहा था? फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। वापस जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? बैक प्रोपोगेशन। तो बेसिकली योर न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। फीड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन कर रहे हैं, बैक प्रोपोगेशन कर रहे हैं। फिर अब जैसे ही सारे थीटा ऐड हो गए, फिर दोबारा से आप क्या करेंगे? फॉरवर्ड प्रोपोगेशन करेंगे। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन करेंगे, आपके पास नया आंसर आएगा, नया लॉस फंक्शन आएगा। फिर आप वापस जाएंगे अगर आपको मजीद एडजस्ट करना है, बैक प्रोपोगेशन। तो इस तरीके से आप वापस फीड फॉरवर्ड करें, बैक प्रोपोगेट करें, फॉरवर्ड करें, बैक प्रोपोगेट करें, फीड फॉरवर्ड करें, बैक प्रोपोगेट करें। इस तरीके से आपका क्या है? आंसर जो है थीटा अपडेट होते रहते हैं, और थीटा अपडेट होंगे। हमें पूरा मैकेनिज्म पता है कि थीटा अपडेट हो रहे हैं तो सही हो रहे होंगे अगर हमारा लर्निंग रेट सही है, क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट जो काम कर रहा है वो एग्जैक्टली सही काम कर रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता ना हम ये बोलें कि सर क्या गारंटी है, अगर आपके लर्निंग रेट सही यूज हुआ है। अगर नहीं हो रहा तो आप लर्निंग रेट को चेंज करें। तो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स, फीड फॉरवर्ड, बैक प्रोपोगेट, फीड फॉरवर्ड, बैक प्रोपोगेट। और एक सर्टेन नंबर तक आप ये काम करते हैं जब तक आपका लॉस फंक्शन मिनिमाइज नहीं हो जाता। इज इट क्लियर और नॉट?
एंड यू आर डूइंग ओनली फॉर वन न्यूरॉन। ये तो एक सिंगल लगा हुआ है ना, तो अभी जब आपके पास मल्टीपल न्यूरॉन्स आएंगे तो आपको इसको वेक्टराइज फॉर्म में समझना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक किसी का कोई सवाल है? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सारा काम आपने करना नहीं होगा आज से कि आप सोच रहे हो सर ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। हमें पता है पेपर में किस तरह से मैनेज करना है, और आपको पता है कि लाइब्रेरीज वगैरह यूज करके आप ये काम कितने आराम से कर सकते हैं। जी ये सारा काम सिर्फ एक के लिए है हुजैफा। अभी मैं आपको इसका न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर दूं। मुझे बताइए यहाँ तक स्क्रीन पे जो भी है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें? Once we get all thetas updated, the forward propagation again, then backward propagation, forward propagation, backward, until loss function got minimized. और I have just given one neural net, one neuron. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वन न्यूरॉन के लिए बात हो रही है, सिंगल के लिए। ये तो एक एक्स्ट्रा ऐसे ऐड कर दिया। यहाँ पर भी आपके पास मल्टीपल न्यूरॉन हो सकते हैं, वो बताऊंगा आपको कैसे होते हैं। तो I have just given for one न्यूरॉन। आप ये मत सोचिएगा सिर्फ यही न्यूरल नेटवर्क है, डिफरेंट न्यूरॉन्स आएंगे इसके अंदर। और जब हमारे पास मल्टीपल न्यूरॉन होंगे तो हम क्या यूज करेंगे? लॉस की जगह पे क्या यूज करेंगे? इसकी जगह पे क्या आ जाता है जब मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं? तो मतलब जब मल्टीपल ट्रेनिंग सेट होते हैं तो क्या यूज होगा यहाँ पर? जो हमारे पास ट्रेनिंग एग्जाम्पल एक से ज्यादा हो जाएंगी तो हम क्या यूज करेंगे इसकी जगह पे? समीशन, मतलब कॉस्ट फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है ना? क्या यूज करेंगे? कॉस्ट फंक्शन यूज करेंगे। इज इट क्लियर? कॉस्ट फंक्शन यूज करेंगे। समीशन आ जाएगा यहाँ पर व्हेन यू हैव मल्टीपल, यहाँ समीशन आ जाएगा i इक्वल्स टू 1 to n, और अगर आप चाहे तो 2m से डिवाइड करना चाहे तो कर दें। उससे देखिए बेसिकली नॉर्मलाइजेशन के लिए यूज होती है सारी टर्म्स, कि हमने 1/2m किया था, यहाँ नहीं कर रहा, तो वो सारी चीजें नॉर्मलाइजेशन के लिए यूज होती है। इज इट क्लियर और नॉट? एनी क्वेश्चन येट? अब थोड़ा सा दोबारा स्लाइड्स पे चलते हैं। ठीक है, सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, थ्योरी के अंदर इसलिए ऐड कर दी हैं ताकि आप अगर यहाँ से पढ़ना चाहें तो याद आ जाए आपको कि वेरी सिंपल मॉडल ऑफ न्यूरॉन्स कंप्यूटेशन, ऑफन गुड टू इंक्लूड एन x0 इनपुट, द बायस यूनिट दिस इज इक्वल टू 1। ये बता चुका हूँ मैं आपको। दिस इज एन आर्टिफिशियल न्यूरॉन विद अ सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन। थीटा वेक्टर में आल्सो बी कॉल्ड द वेट्स ऑफ अ मॉडल, ठीक है ना? मैंने आपसे बोला वेट्स होते हैं, ये आप जो थीटा बना रहे हैं वो वेट्स हो सकते हैं आपके, ठीक है? उसको आप वेट्स कहते हैं। और ये सिंगल न्यूरॉन के लिए बात होगी, ठीक है? ये आ गया आपका मल्टीपल न्यूरॉन। ये मल्टीपल न्यूरॉन को गौर से देख लें और अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास ना हमने जो आपको दिखाया ये लेयर्स कहलाती हैं, लेयर्स। तो इनपुट लेयर हो गई, एक आउटपुट लेयर हो गई। पहली लेयर क्या होगा? इनपुट। आखिरी लेयर क्या होगा? आउटपुट लेयर। उसके बिटवीन जितनी लेयर्स आती हैं उसकी नंबरिंग तो आप करते ही करते हैं, लेकिन उसको आप कहते हैं हिडन लेयर। क्या कहते हैं? हिडन लेयर। जो इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के दरमियान में लेयर्स होती हैं, अभी इस वक्त आपकी स्क्रीन पे हिडन लेयर सिर्फ एक है। मैं आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगा, ठीक है? लेकिन आप सुकून से देखिए पहले, आपके इनपुट लेयर्स और आउटपुट लेयर्स के दरमियान में सिर्फ एक लेयर है। अगर ये एक से ज्यादा होती तो भी ये हिडन लेयर्स कहलाती हैं। ये हिडन लेयर है। ये कौन डिसाइड करता है? सब बात की बात है सर, ये कितनी होनी चाहिए, सब बात की बात है, ठीक है? लेकिन फिलहाल ये एक हिडन लेयर है। गौर से देखिए, अगर मैं सिर्फ इतने को आपसे कहूं कि थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इतने वाले इसको भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है? ये नहीं है यहाँ पर, इसको सपोज कर लीजिए ये है ही नहीं यहाँ पर, ये है ही नहीं, ठीक है? तो ये गौर से देखिए, ये जरा ये स्ट्रक्चर से मैं बना के भी डिजाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ वहाँ पर, लेकिन आप यहीं पर ही देख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास इनपुट पे 3 फीचर हैं, x0, x1 से लेके x3। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, x0 हमारा बायस यूनिट है, तो मैं उसको एज अ फीचर कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। तो x0, x1, x2, x3। इज इट क्लियर? अब गौर से जरा कनेक्शन देखिए। x1 जो है वो तीनों न्यूरॉन से कनेक्टेड है, यस और नो? x1 जो है
वो तीनों न्यूरॉन से कनेक्टेड है, ये और ये। इसी तरीके से x2 भी तीनों से कनेक्टेड है, x3 भी तीनों से कनेक्टेड। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ कॉन्क्लूड ये कर सकता हूँ, मेरे लिए नई चीज होगा ये कि सर हमारे जितने भी फीचर्स होते हैं वो अपने से नेक्स्ट लेयर में जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उन सबको मैसेज दे रहे होते हैं। ऐसा है या नहीं है? x1 देखें, इसे भी मैसेज दे रहा है, x1 इसे भी मैसेज दे रहा है और x1 इसे भी मैसेज दे रहा है। ऐसा ही है, x2 इसे भी मैसेज दे रहा है, इसे भी दे रहा है, इसे भी दे रहा है, x3 तीनों को दे रहा है। लेकिन फर्क क्या होगा सर जब ये तीनों को मैसेज दे रहे हैं? फर्क होगा किस चीज का? फर्क होगा सर थीटा का। किस चीज का फर्क होगा? किस चीज का फर्क होगा बेटा? थीटा का फर्क होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? कि x1 जब इसके पास जा, इसके सबस्क्रिप्ट वगैरह सब समझाऊंगा मैं आपको। हाँ, अभी फिलहाल जमील इसको न्यूरॉन ना कहो, फर्स्ट ईयर पे फीचर्स हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, आप इसको न्यूरॉन कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसको कहें फीचर्स। तो ये फीचर्स जो है ये नेक्स्ट लेयर के न्यूरॉन्स को इनपुट दे रहे होंगे। अगर नेक्स्ट लेयर के बाद भी नेक्स्ट लेयर हो तो ये न्यूरॉन उसको इनपुट दे रहे होंगे। फिलहाल फर्स्ट लेयर पे हमारे पास फीचर्स होते हैं। इज इट क्लियर? इसकी नोटेशन समझाना बहुत जरूरी है कि सर ये 2 क्यों लिखा हुआ है, ये सारी चीजें समझाना बहुत जरूरी है। तो ये हमने एक्स नॉट ऐड किया तो एक्स नॉट भी तीनों को इनपुट दे रहा होगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि सर चूंकि मल्टीपल जगह पे इनपुट जा रहा है तो मल्टीपल वेट्स होंगे। तो क्या x1 का वेट फॉर a1, a2 और a3 सेम होगा? क्या x1 का वेट थीटा का a1, a2, a3 के लिए सेम होगा? अगर सेम होता तो हम सेम यूज कर लेते, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें अलग अलग मैसेज देना है। तो x1 जो a1 को वेट असाइन कर रहा होगा उसका सबस्क्रिप्ट समझना है, x1 जो इसको वेट असाइन कर रहा होगा उसका भी समझना है, और x1 जो इसको वेट असाइन कर रहा होगा उसका भी समझना है कि भाई थीटा के साथ क्या लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर रॉज और कॉलम का चक्कर आ जाएगा कि थीटा 1 0 1 1 1 2 1 3 कैसे असाइन करेंगे, ये थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? अभी मैं समझा नहीं रहा लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सारे थीटाज हमारे पास शामिल हो जाएंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? देखें इस वक्त मेरे पास सिर्फ यहीं पर ही 12 थीटा मौजूद है। 12 कितने मौजूद है? 12 कितने मौजूद है? 12। 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, तो 12 यहाँ पर मौजूद है, 3 यहाँ पर मौजूद है और 1 यहाँ पर मौजूद है। 12 और 4, ठीक है। तो ये हिडन लेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कौन अच्छा, जैसे ही आप इधर से इधर आते हैं तो इसमें भी आप एक क्या करते हैं, अगर फर्दर एक न्यूरॉन और है तो इसमें भी एक बायस यूनिट लगा देते हैं और इसको भी 1 वैल्यू असाइन कर देते हैं। हर लेयर पे आपको एक बायस यूनिट लगाना पड़ेगा जब तक आप आउटपुट लेयर तक ना पहुंच जाए। क्लियर हो रही है बात? और उसकी हार्ड कोडेड वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इज इट क्लियर और नॉट? अब इसकी नोटेशन समझा रहा हूं पहले मैं, फिर मैं आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी की तरफ लेके जाऊंगा। नोटेशन देखें, बेसिकली होता क्या है बेटा कि जो सुपर स्क्रिप्ट होता है ये लेयर नंबर को बता रहा होता है, ये लेयर को बता रहा होता है। किसको बता रहा होता है? लेयर को। सुपर स्क्रिप्ट कि ये सेकंड लेयर है, अगर अगली होगी तो थर्ड जाएगी। A1 यूज किया हुआ, हमने आपको और सब सिंबल यूज करना चाहे ए का मतलब ये है, ए के साथ दो चीजें एसोसिएट है, और से देखिएगा। तो देखें जरा नेक्स्ट स्लाइड, ये देखें, द सुपर स्क्रिप्ट शोज द लेयर नंबर एंड द सबस्क्रिप्ट शोज द न्यूरॉन नंबर। ये देखें, ये बता रहा है कि मैं फर्स्ट न्यूरॉन हूं सेकंड लेयर का, ये बता रहा है कि मैं सेकंड न्यूरॉन हूं सेकंड लेयर का, ये बता रहा है मैं थर्ड न्यूरॉन हूं सेकंड लेयर का, ये बता रहा है मैं 0 इंडेक्स पे हूं किसका? सेकंड लेयर का। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया? तो कैन वी राइट लाइक दिस? कैन वी राइट लाइक दिस? बता रहा हूं बेटा, पूरा समझाऊंगा जमील। क्या मैं सॉरी 1 नहीं आएगा ऊपर, 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, यहाँ 1 आएगा, ठीक है। कैन वी राइट लाइक दिस? तो हमें कंफ्यूजन थोड़ी खत्म हो जाएगी। अब हमारे पास सिर्फ ए मौजूद होंगे और कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा फर्स्ट लेयर ये है, सेकंड लेयर ये है। फर्स्ट लेयर वाले हमें पहले से गिवन होंगे और सेकंड लेयर वाले, थर्ड लेयर वाले हमें रन टाइम पे निकालने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो न्यूरॉन के नंबर इस तरह से असाइन हुए हैं। आई बिलीव कि न्यूरॉन नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। न्यूरॉन नंबर में, अभी मैं थीटा पे नहीं आया, मैं न्यूरॉन पे आया हूं। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं बेटा,
मैं ऐसे लिख दूं A1, तो आप ये समझेंगे कि A1 सर बात कर रहे हैं लेयर 1 के जितने भी A हैं। इज इट क्लियर? अगर मैं लिख दूं A2 तो आप बोलेंगे सर A2 का मतलब है आप उस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं जो सेकंड लेयर का मैट्रिक्स है न्यूरॉन्स का। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये एक मैट्रिक्स होगा, जब विदाउट सुपरस्क्रिप्ट लिखा होगा तो एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अगर मैं सिर्फ ए लिख दूं तो ये कंप्लीट की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं अगर ए के साथ 1 लिख दूं तो फर्स्ट लेयर के जितने भी हमारे पास इनपुट है, सेकंड लेयर के जितने भी न्यूरॉन है, थर्ड लेयर के जितने भी इनपुट। ये बात समझ में आ गई सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? क्योंकि हमें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ही करना पड़ता है, अदरवाइज हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सही है? ये देखें, we all could also call input activation on the first layer like this, 3 neurons in layer this, final 4th neuron which produce the input। ठीक है, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसको हम कह सकते हैं A3 सुपरस्क्रिप्ट 3। ठीक है, देखें फर्स्ट लेयर इज द इनपुट लेयर। अब ये कुछ चीजें लिखी नहीं है ताकि आप रन टाइम पे पढ़ना चाहें, कभी आप भूले हो तो आपको याद आ जाए। फर्स्ट लेयर इज द इनपुट लेयर, final layer is the output layer, produces values computed by the hypothesis, middle layers are called the hidden layers, you don't observe the values processed in the hidden layers, not a great name, can have many hidden layers। आप बहुत सारी हो सकती हैं ना, आप उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आप सिर्फ उनको अपडेट कर रहे होते हैं। आपके लिए फाइनल लेयर इंपॉर्टेंट हो, फाइनल इन बिटवीन जो वैल्यूज आ रही है वो आप सिर्फ उनको देखते रहें, और उनको अपडेट करते रहें। आपके लिए फाइनल आउटपुट वाली वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, ये देखें, अब ये ए वाली बात बता दी। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूरॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्टिवेशन ऑफ यूनिट आई इन द लेयर जे, सो A12 इज द एक्टिवेशन ऑफ फर्स्ट यूनिट इन द सेकंड लेयर। यूनिट कह लें या न्यूरॉन कह लें, ठीक है। बाय एक्टिवेशन वी मीन द वैल्यू व्हिच इज कंप्यूटेड एंड आउटपुट बाय द नोड, ठीक है। बाय एक्टिवेशन व्हिच मीन द वैल्यू व्हिच इज कंप्यूटेड एंड आउटपुट बाय द नोड, जो वैल्यू हमें फाइनलाइज मिल रही है। क्लियर हो गई बात? अब थीटा की बात कर लेते हैं। थीटा ना थोड़ा सा इसके मुकाबले में कंपैरेटिवली मुश्किल है, क्योंकि आपके पास रॉज और कॉलम दोनों आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं वो आपको समझाता हूं, ये देखिए। अब थीटा जे मैट्रिक्स ऑफ द पैरामीटर इज कंट्रोलिंग द फंक्शन मैपिंग फ्रॉम लेयर जे टू जे प्लस 1। अब देखें, इस पूरे मैट्रिक्स को मैं थीटा का मैट्रिक्स कह सकता हूं, इस वाले को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, इस पूरे को मैं थीटा का मैट्रिक्स कह सकता हूं। लेकिन अब मैट्रिक्स एक कॉलम का नहीं होगा, रॉज और कॉलम का होगा। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये लिखें A1, ए का मैट्रिक्स लिखते तो आप बोलेंगे सर ए का मैट्रिक्स तो ये होगा ए, बल्कि मैं इसको मार्कर से लिख देता हूँ। ये देखिए, आप कहेंगे सर ए का मैट्रिक्स तो कुछ इस तरह से होगा। अगर A1 का लिखूं, देखिए A1 का, तो आप बोलेंगे सर A11, A21, A31 एंड सो ऑन, ऐसा ही है ना ए का मैट्रिक्स। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। जी जी जी, ऐसा ही है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ऐसा ही है। लेकिन फर्ज कर लें कि अब हमारे पास मल्टीपल होते हैं इसके अंदर, तो मुझे रॉज और कॉलम बनाना पड़ता। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर मैं A1 लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे कॉलम मैट्रिक्स है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे लिखूं θ1, अब आपको मैं 1 से लेकर 12 तक नंबर असाइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि x0 3 जगह पे इनपुट जा रहा है, तो उसके लिए मुझे कैसे ड्राइव करना है। x1 3 जगह पे जा रहा है, मुझे उसके लिए कैसे ड्राइव करना है। तो अब मेरा मैट्रिक्स एक प्रॉपर बनेगा रॉज और कॉलम का, मतलब यहाँ पर भी आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। तो उसका साइज बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। समझ में आ रही है बात? देखें, ये 4 लोग हैं और यहाँ 3 लोग हैं, तो यहाँ से टोटल 12 कनेक्शन हैं। इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब थीटा का मैट्रिक्स आएगा तो वो कैसे आप ड्राइव कर सकते हैं, वो समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज, और जरा सुकून से। देखें, अगर मैं सिंगल थीटा की बात करूं, सिंगल थीटा मैंने लिख दिया थीटा इस तरह से, तो आप समझ जाएंगे सर ये थीटा एक प्रॉपर मैट्रिक्स है, इसका साइज रॉज और कॉलम की फॉर्म में होगा। अब रॉज और कॉलम कैसे आप डिटरमाइन करते हैं वो बता रहा हूं आपको। लेकिन अगर फर्ज कर लें लेयर को, इस लेयर को मैं जे कह रहा हूं कि ये जे लेयर है, तो ये J+1 होगी, ये J+2 होगी, ऐसा ही है। ये जे लेयर है तो ये कौन सी लेयर होगी? J+1, ऐसा ही है। अगर ये जे लेयर है, Jth लेयर है, तो ये J+1 लेयर होगी नहीं होगी?
तो अगेन हमारे पास सिर्फ 2 नंबर ही बहुत काफी है। अगर जे लेयर, अगर ये जेथ लेयर है तो जे प्लस 1th लेयर हमारे काम की है, उससे आगे हमें फिलहाल नहीं जाना, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये जे बन जाएगी और जे प्लस 1 बन जाएगी। इज इट क्लियर? अब ये देखिएगा, अब ये जो स्लाइड में लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि सपोज कर लीजिए कि आपके पास इस लेयर के अंदर 3 यूनिट है, 4 यूनिट है, इस लेयर के अंदर 4 यूनिट है और इसके अंदर आपके पास 3 है, तो आपके मैट्रिक्स का साइज हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा? 4/3। 4/3 4 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। बड़े आसान सी बात कर रहा हूँ। ये देखें, ये कितने लोग हैं? 4 हैं। और एक्टिवेशन से पहले ये कितने लोग हैं? 3 है। ये 3 क्यों है? क्योंकि ये तो हमने बाद में लगाया, ये तो हमने बाद में लगाया ना, तो ये 3 लोग हैं। तो यहाँ से 4 है, यहाँ से 3 है, तो साइज क्या हो जाएगा? 4/3। अच्छा, इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ 4 है तो यहाँ 3 होंगे, हो सकता है ये 5 भी आ जाए, हो सकता है यहाँ 5 भी आ जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ 4 है तो यहाँ 3 होंगे। ये भी बेसिक सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मुझे ये बात समझ में आई कि यहाँ 4 लोग, यहाँ 3 है, तो मैट्रिक्स का साइज क्या होगा थीटा का? 4/3। इज इट क्लियर? अब वो थीटा के मैट्रिक्स का साइज होगा 4/3। नहीं, लेकिन इसमें तो लगा दिया ना। देखिए, आप यहां से यहां जा रहे हैं, तो जो काम आप यहां कर चुके हैं वो तो शामिल होगा। जमील, ये काम आप कर चुके हैं तो वो यहां शामिल होगा। अब जब आप यहां जा रहे हैं तो यहां ये नहीं है, ये बन गया, तो उसके बाद आपने ये लगाया, तो जो यहाँ मौजूद है वो तो शामिल होगा। तो ये 4/3 का मैट्रिक्स होगा। अब 4/3 का जो मैट्रिक्स होगा उसकी वैल्यूज किस तरह से होती है वो देखें जरा आप, और देख के थोड़ा सा डर भी जाए। ये देखें, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि सिंगल न्यूरॉन पे सुकून से समझ लेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये बहुत आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। गौर कीजिए कि सारे थीटा पे सुपरस्क्रिप्ट 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये लेयर 1 से आगे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा ही है। ऊपर जो सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये चीज ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये लेयर 1 से लेयर 2 की तरफ जा रहे हैं, मतलब कहीं भी जा रहे हैं लेकिन ये लेयर 1 से कनेक्टेड है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, ये इक्वेशन लिखने का तरीका समझा रहा हूँ। ये भी देख सकते हैं आप कि यहाँ 2 है तो यहाँ क्या है? 1। इज इट क्लियर? जी, मैं आपको सिर्फ ना अब वो बता रहा हूँ। देखिए, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब आप इस इक्वेशन को लिखने का जल्दी तरीका क्या है कि देखें, अगर आप सेकंड लेयर पे हैं तो आप यहाँ पर फर्स्ट लेयर वाले थीटास यूज करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। अगर ये थर्ड होता तो यहाँ कौन से थीटा का सेट आता? सेकंड वाला। ये मैट्रिक्स का साइज अभी आप देख के आए कि कैसे निकलता है। इस मैट्रिक्स का साइज आप अभी देख के आए कि कैसे निकलता है। इस मैट्रिक्स का क्या बताया था मैंने आपको? इस मैट्रिक्स का अगर मैं ए नॉट को भी ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 4/, ये किया हुआ है। एक मिनट, एक मिनट दीजिएगा बेटा। सिर्फ ये फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ नहीं है हनीफ। अब आप सिर्फ थीटा
मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर सबको, आवाज आ रही है सबको? अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज सबको? आ रही है ना आवाज? आवाज आ रही है सबको? देखिए, दो चीजें मिक्स ना करें प्लीज। पहले मैं हनीफ की बात का जवाब देता हूँ, फिर मैं उसामा की बात का जवाब देता हूँ। देखिए उसामा, पहली बात का जवाब आपकी ये है कि मैंने स्लाइड में जितना रखा हुआ उतना समझने की कोशिश करें, उससे एक्स्ट्रा ना करें। आपके सवाल इस तरह के आते हैं कि मुझे बताना पड़ता है कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। पहली बात। दूसरी बात, हनीफ, देखिए हनीफ, ये थीटा का सेट डिजाइन करने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, दोनों में यही यूज होगा, ये अपडेट होती रहेंगी इसकी वैल्यू। हम पहले चलते हैं अपने मैप पे। ये देखें, ये हमारा एक न्यूरल नेटवर्क है। इस न्यूरल नेटवर्क में ये कनेक्शंस हैं। इन कनेक्शंस में हमने ये कहा कि हमारे पास थीटा के सबस्क्रिप्ट कैसे अपडेट हो, एडजस्ट होंगे, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, मैं यहाँ पर ये ऐड कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये वाला मैप वही मैप है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बायस यूनिट ऐड कर देता हूँ, और ताकि आपको और कंफ्यूजन ही ना हो। ये देखें, यहाँ मैंने ऐड कर दिया एक, और उसको मैंने कह दिया एक्स नॉट। ठीक है सर, ये हो गया आपका एक्स नॉट। अब आप जरा इक्वेशन को समझने की कोशिश करें पहले सुकून से अपनी इक्वेशन को समझने की कोशिश करें, और जब इक्वेशन समझ में आ जाएगी तो आगे बात करेंगे। सबसे पहले इस पे देखते हैं कि इस पे जो इनपुट जा रहे हैं A1 पे, वो कौन से हैं। देखें, A1 पे एक्स नॉट भी जा रहा है, x1 भी जा रहा है, x2 भी जा रहा है, x3 भी जा रहा है, ऐसे ही है। A1 पे एक्स नॉट, x2, x3 तीनों जा रहे हैं, चारों जा रहे हैं। अब इसके साथ आप सबस्क्रिप्ट कैसे लगाएंगे वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखें, फर्स्ट रो जीरो कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर इनको वैल्यूज असाइन करूंगा तो किस तरह से करूंगा। ये देखें, इसके साथ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं उनकी वैल्यूज को अगर हम इन नंबर्स की फॉर्म में समझ लें, देखें और से देखिएगा, इन दोनों का ताल्लुक क्या बताया था आपको, -1 का। ये देखें, यहां जो नंबर है, क्या वो रॉ नंबर सबके साथ है? जी, न्यूरॉन 1 का, सेकेंड लेयर के न्यूरॉन 1 का नंबर सबकी रॉ नंबर है। इज इट क्लियर? मैं आपको डायरेक्ट लिखने का तरीका बता रहा हूँ, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो समझना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें, क्या ये चीज समझ में आई? और ये नंबर सेम है सब जगह। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब है, अगर मुझे पहली लाइन समझ में आ गई, दूसरी लाइन पे समझा देता हूँ। देखें, जिस न्यूरॉन की आप बात कर रहे हैं तो आपके थीटा की रॉ नंबर उस न्यूरॉन की नंबर से सेम होगी। जिस न्यूरॉन की आप बात कर रहे हैं, आपके थीटा की रॉ नंबर उस न्यूरॉन से सेम होगी। और जिस जिस फीचर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे, उसका सबस्क्रिप्ट आपका कॉलम नंबर बन जाएगा। ये देखें, 1 1 2 2 3 3। क्लियर? ये देखें, यहां पर देखें, ये सबके साथ 2 एसोसिएट है, ऐसे ही है, सबके साथ 2 एसोसिएट है। और देखें, सबके साथ 0 0 1 1 2 2 3 3। इसी तरीके से यहाँ देखें, सबके साथ 3 एसोसिएट है, और सबके साथ क्या एसोसिएट है, 0 0 1 1 2 2 3 3। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाऊं, सिर्फ इसी को देख रहा हूं, तो ये पूरा मैट्रिक्स आपकी समझ में आ गया।
बताइए, जल्दी बताइए सर। ये पूरा मैट्रिक्स आपकी समझ में आ गया। अब जो नीचे ये वाली लेयर इधर कनेक्ट हुई है, गौर से देखें, मुझे यहाँ पर भी एक बायस यूनिट ऐड करना पड़ेगा। मैंने एक बायस यूनिट ऐड कर दिया और उसको मैंने कह दिया ए नॉट कह दिया, ठीक है। अब उसकी इक्वेशन देखें कितनी आराम से समझ में आ जाएगी आपके। मुझे बताएं आप कौन सी लेयर पे खड़े हैं, ये क्या होगा, थर्ड, ऐसा ही है। तो इसके साथ जो यूज होंगे वो कौन होंगे, सेकंड वाले। इज इट क्लियर? हमने ये फॉर्मूला यहां से मेंटेन किया, आगे बढ़ते हैं। अब सर ये थर्ड लेयर का कौन सा यूनिट है, फर्स्ट। ये थर्ड लेयर का कौन सा यूनिट है, फर्स्ट। तो सारे थीटा का जो रॉ नंबर होगा वो फर्स्ट होगा, ये देखें, सारे थीटा का रॉ नंबर क्या है, फर्स्ट। और कॉलम वाली बात आपको पता है वो उससे मल्टीप्लाई होता है। इज इट क्लियर और नॉट? तो आई बिलीव कि ये मैट्रिक्स लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सही है। अब मैं इसको और वेक्टराइज फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आगे किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये देखें, द एक्टिवेशन वैल्यू ऑन ईच हिडन लेयर इज इक्वल टू, लाइट वाली लाइन एक्सप्लेन कर दूं दोबारा। ये देखें मैं, अब ये मैंने आपको पीछे बता दिया था, दोबारा बता रहा हूँ कि मैंने इसको थर्ड लेयर का फर्स्ट यूनिट कह दिया। तो इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, इसके तीनों के वेट्स और साथ में कौन सा वेट, बायस वेट, तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, चारों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐड होंगे। देखें, तो ये सिर्फ ये समझाया मैंने कि ये कैसे है। ये सब आपको पता है कि ये थर्ड लेयर है, तो इसके बाद जो पेयर यूज होगा वो कौन सा होगा, सेकंड लेयर का। ये नंबर सबका इसके साथ आ जाएगा और ये कॉलम वाला सेम होगा। ये देखिएगा, द एक्टिवेशन वैल्यू ऑफ हिडन लेयर इज इक्वल टू द सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाइड टू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, 3 इनपुट यूनिट्स। सो थीटा 1 इज द मैट्रिक्स ऑफ पैरामीटर्स governing the mapping of the input unit to a hidden layer. Theta 1 here is 3/4 dimensional matrix. ठीक है, 3/4 का मैट्रिक्स है ये। अच्छा जी, 3 हिडन यूनिट्स हैं, उसका साइज भी लिखा हुआ 1/4। ये देखें 1/4 का मैट्रिक्स है ये, और ये आ गया 1 आउटपुट यूनिट है। अब जरा हम चलते हैं आगे की तरफ। हम हर थीटा को देखें इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गौर से देखिएगा कि हर थीटा को रिप्रेजेंट इस तरह से कर रहे हैं। तो जरा एक दफा इसका एंड देख लें इस चीज का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो एल जो है वो क्या बता रहा है, एल बता रहा है हमें नंबर ऑफ लेयर, कि हम किस लेयर पे खड़े हैं। एल का ऊपर लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में। जे और आई क्या बता रहा है, वो ये लिखा हुआ है जे फर्स्ट ऑफ टू सबस्क्रिप्ट। जे क्या है हमारे पास, रेंजेस फ्रॉम 0 1 टू द नंबर ऑफ यूनिट इन द लेयर J1। ठीक है, ये बता रहा है कि जे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास कि हम कौन सी यूनिट पे खड़े हैं। ये देखें, हम 1 यूनिट पे खड़े हैं तो 1 है, 2 यूनिट पे खड़े हैं तो 2 रहेगा, 3 यूनिट पे खड़े हैं तो 3 रहेगा। ये देखें, जे हमें ये बता रहा है कि आप किस जगह पे खड़े हुए हैं यूनिट में, ये बात हमने बता दी है। और आई क्या बताएगा आपके पास कि आप जिस लेयर L1 में, देखें थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर ये स्लाइड भी समझ में आ गई तो ये कॉन्सेप्ट में मसला नहीं होगा। आप ये L लेयर है, ये L+1 है, ठीक है, ये L लेयर है और ये L+1 है, ठीक है। तो आप जिस लेयर पे खड़े में वो L कहलाएगी और जिससे आप आगे जा रहे हैं वो L+1 कहलाएगी, ठीक है। तो जरा इसको याद रखिए और आगे बढ़ते हैं। तो देखें जे क्या कह रहा है कि रेंजेस फ्रॉम 1 टू द नंबर ऑफ यूनिट्स इन लेयर L+1। तो L+1 का मतलब क्या है कि जिस लेयर पे आप आगे की जाने की कोशिश कर रहे हैं, जे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं लेयर L+1 में 1 पे खड़ा हूं तो 1 रहेगा जे, अगर लेयर L+1 में 2 पे खड़ा हूं तो 2 रहेगा, अगर लेयर L+1 में 3 पे खड़ा हूं तो 3 रहेगा। जे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपके आगे वाली लेयर है उसका नंबर। आई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस लेयर पे आप खड़े हैं लेयर L, उसमें जो नंबर चेंज हो रहे हैं। तो ये देखें, आप लेयर L में 0 पे आए, 1 पे आए, 2 पे आए, 3 पे आए, बस ये इस तरह से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखें, इसको जरा देख लें, याद समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाए जरा इसकी मॉडल रिप्रेजेंटेशन पे। और ये स्लाइड जो है ये पूरा सारी चीज़ों की समरी है जो अब तक हमने पढ़ी है। तो होपफुली ये स्लाइड आपको आराम से समझ में आ जाएगी, और अगर नहीं आएगी तो हम यहाँ मौजूद। सबसे पहले आप आ जाएं अपने लेफ्ट वाले पार्ट पर। लेफ्ट वाला पार्ट आप पढ़ के आए और होपफुली इसमें कोई मसला
नहीं है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है किसी को, इसमें कोई मसला नहीं है किसी को। अब इसको अगर वेक्टर्स की फॉर्म में लिखें, कोई नहीं, Q10 को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि Q10 फर्स्ट, देखिए मैं आपको बताता हूँ, Q10 को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि θ10 बेसिकली उसका ताल्लुक किस चीज से है कि वो लेयर यूनिट 1 पे जा रहा है, यूनिट 1 पे जा रहा है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है x0 से, वो यूनिट 1 पे जा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है x0 से। तो Q11 को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, Q11 को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि वो यूनिट 1 पे जा रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है x1 से। Q12 को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो 1 पे जा रहा है, A1 पे जा रहा है और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है x2 से। Q13 को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो 1 पे जा रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है x3 से। इज इट क्लियर हुदैफा? अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए इनको थोड़ा सा इनको कुछ और नाम असाइन करता हूं। क्या इस पूरे को मैं Z नाम असाइन कर सकता हूँ? कोई मसला तो नहीं है, Z नाम, और मैं कह सकता हूँ सेकंड लेयर का फर्स्ट Z। क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? मुझे मसला तो नहीं है? मुझे बताइए, क्या मैं इसको Z नाम असाइन कर सकता हूँ? और ये फर्स्ट है तो इसको भी मैं Z नाम असाइन कर सकता हूँ, और ये सेकंड हो जाएगा, इसको भी मैं Z नाम असाइन कर सकता हूँ, ये थर्ड हो जाएगा। ऐसा ही है? हाँ, पूरी इक्वेशन को बेटा, पूरी इक्वेशन को G से हटके, और ये हो गया सेकंड। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए मीटिंग एंड हो रही है, तो आप लोग 5-7 मिनट का ब्रेक ले लें और फिर ज्वाइन करें। तकरीबन 3:25 पे ज्वाइन कर लें।